students, let's continue chapter 3 रूलिंग द रूरल इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब अंग्रेजों को दीवानी पावर मिल गया था, दीवानी राइट्स मिल गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेवेन्यू का एक सिस्टम स्टार्ट किया था गांव-गांव में कि हमको रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लेना और रेवेन्यू क्यों लेना था, क्योंकि अब उनको अपने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना था, पावर में तो आ गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था उसमें जो भी खर्चा लग रहा था तो उसको कैसे पूरा करते थे, पहले तो पूरा करते थे किससे, ब्रिटेन से अपना मंगाते थे, उससे क्या कहते हैं अपनी सारी खर्चे पूरे निकालते थे। लेकिन उनका माइंड सेट हो गया था कि अब हम ब्रिटेन से सहायता न लेकर के क्या करेंगे, इंडिया से ही रेवेन्यू लेंगे और यहीं पर सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे। इसलिए उन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू लगाना शुरू कर दिया और रेवेन्यू कहाँ लगा रहे थे, सीजन पे लगा रहे थे, लेकिन किसानों के ऊपर लगा रहे थे। तो मैंने लास्ट आपको बताया था कि रेवेन्यू को आगे बढ़ाने के लिए वो 3 सिस्टम लेकर के आए थे। पहला सिस्टम आपको कौन सा था, पहला सिस्टम था उनका परमानेंट सेटलमेंट, जो वो कब लाए थे, वो लाए थे 1793 में। और इसको इंट्रोड्यूस मतलब कि इस सिस्टम को लाने वाले कौन थे, वो थे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है ना। तो इसमें जो ये सिस्टम था ये इनका फेल हो गया था। फेल क्यों हो गया था, क्योंकि जब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वहाँ के रूलर जो थे, लोकल रूलर थे, उन्होंने उनको जमींदार बना दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई मेरा एक फिक्स रेट है साल भर के अंदर, हमको इतना चाहिए रेवेन्यू और बाकी कुछ जितना लो हमको उससे मतलब नहीं। लेकिन जो कि पीजेंट को देना तो जमींदार को, जमींदार भी उनको कंपनी वालों को देते, तो ना तो जमींदार को मिल पा रहा था और जमींदार उनको भी दे पा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जमींदार की जो जमीनें थी वो जमींदारी जो है वो छीन जा रही थी, वो दूसरों को दी जा रही थी, तो जमींदारी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो इनका ये वाला सिस्टम जो था वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहा था। तब अब वो लोग बहुत परेशान होने लगे और क्या होने लगा, जो पीजेंट थे वो भी छोड़ करके अपने घरों को, गाँव को छोड़ करके जाने लग गए। अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब इनका रेवेन्यू और कम होने लगा, जो मिल रहा था वो भी कम हो गया। तो अब ये दूसरी प्लानिंग लेकर के आए, ठीक है ना, ये दूसरा सिस्टम लेकर के। दूसरा सिस्टम क्या था, दूसरा सिस्टम इनका था महलवारी सेटलमेंट, ठीक है। ये महलवारी क्या थी, महलवारी जैसे जो बड़े बड़े गाँव होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट होते थे, उनको वो किसके नाम से बुलाते थे, महलवारी नाम से बुलाते थे। और ये कब आया, ये आया 1822 में। इसको लाने वाले कौन थे, और मैकेंजी थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या काम किया था, अच्छा इस जो महलवारी सेटलमेंट था उसकी पॉलिसी क्या थी, इसकी पॉलिसी ये थी कि इसमें कौन थे, मीडिएटर कौन थे, जमींदार थे, और जो इसके मीडिएटर कौन थे, वो थे जो विलेज के हेडमैन थे, उनको बना दिया था कि अब आप ऐसा कीजिए कि अब उनका ये काम था कि वो एक ही सीजन से रेवेन्यू नहीं लेते थे, बल्कि क्या करते थे, पूरे ग्रुप ऑफ विलेज से लेते थे। मतलब कि वो जाते, जो उनके कलेक्टर्स थे, जो कंपनी ने अपने कलेक्टर्स को हायर कर रखा था, वो जाते थे, गाँव जाते थे और जाने के बाद जो फील्ड्स थे उसकी मेजरमेंट लेते थे, फर्टिलिटी देखते थे और देखते थे कि किसके पास कितनी ज़्यादा जमीन है, उसके अकॉर्डिंग वो रेवेन्यू को फिक्स करते थे। और किसी एक से नहीं लेते थे, बल्कि क्या कहते थे कि आप अपना सब लोग ला करके किसको जमा कर दीजिए, विलेज एडवर्ड को जमा कर दीजिए, और फिर वो क्या करता था, वो ले जाकर के कंपनी को देता था, ठीक है ना। तो लेकिन वो इससे भी क्या कहते हैं, कंपनी के जो लोग थे उनको इससे भी ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिल पा रहा था। क्यों नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि जो पीजेंट था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गया था। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनका इतना ज़्यादा हाई था कि जो पीजेंट थे वो दे नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। तो ये भी इनका सिस्टम क्या होने लगा, फ्लॉप होने लगा। तो ये महलवारी सिस्टम क्या होता था, महलवारी सिस्टम मैं आपको बता दिया ना कि ये एक हेडमैन के द्वारा कलेक्ट किया जाता था और उसको दे दिया जाता था, कंपनी वाले ले लेते थे। और इसमें जो है, और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था, ये महलवारी सिस्टम हुआ, ये इंडिया के नॉर्थ में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, बंगाल में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जो अब इससे जब संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने क्या काम किया, बोले कि अब हम दूसरा सिस्टम लाएंगे। नहीं, ये तो नॉर्थ में था, ये जो सिस्टम कहाँ था फॉलो हो रहा था, ये हो रहा था नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में हो रहा था। और ये जो रोत वाली सिस्टम थी, ये सिस्टम क्या था, ये कहाँ पर इसको लाने वाले कौन थे, इसको लाने वाले थे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड इन सम एरियाज। देखिए जब टीपू सुल्तान से का युद्ध हुआ अंग्रेजों का, तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ उनके जो एरियाज थे उसको एनेक्स कर दिया था। तो उस पर इन्होंने अपनी ये जो रिवर्स वाली सिस्टम था उसको अप्लाई किया था। किसने किया था, बहुत कम जगह पर कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, ठीक है ना। तो उसका उनको पता था कि ये जो है रिवर्स वाली सिस्टम क्या है, लेकिन जो इसको प्रॉपर रूप से साउथ इंडिया में जो पूरी तरीके से लागू किया गया था वो किसने किया था, थॉमस मुनरो ने किया था, ठीक है ना।
अच्छा, ये सिस्टम क्या था, ये यहाँ पर किसी भी प्रकार की इस विरोध वाले सिस्टम में किसी भी प्रकार के मीडिएटर नहीं थे। इट मीन्स यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती थी। तो डायरेक्ट ये किससे मिले, रियोज से मिले। रियोज शब्द जो है ये दक्षिण भारत में किसानों को पीजन को ही बोला जाता था। तो ठीक है ना, जब यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जो हेडमैन थे, विलेज हेडमैन थे और जो जमींदार थे, इस प्रकार के मीडिएटर यहाँ पर बीच में कोई भी नहीं था। तो उन्होंने सीधे डायरेक्ट जो कंपनी के आदमी थे उन्होंने किससे डायरेक्ट बात की, रियोज से बात की। इसलिए ये सिस्टम क्या कहलाया, रियोजवारी कहलाया या रियोजवारी सिस्टम कहलाया। ठीक है, अब इन्होंने इसमें क्या कहा था, इन्होंने रियोजवारी सिस्टम में इनकी जो पॉलिसी थी वो क्या पॉलिसी थी, अंडर दिस पॉलिसी द रेवेन्यू वाज द फिक्स्ड आफ्टर सर्वेइंग द फील्ड्स केयरफुली। इनका इसमें ये था कि पहले जो कंपनी के आदमी होते थे वो जाते थे, फील्ड को केयरफुली चेक करते थे कि कौन सी जमीन कितनी फर्टाइल है। ठीक है ना, उसके हिसाब से वो क्या करते थे, वो तो सबका फिक्स नहीं था। सबका ये था कि जिसकी जितनी जमीन फर्टाइल होगी, जिसकी जितनी ज़्यादा जमीन होगी, उसके हिसाब से वो रेवेन्यू को रखेंगे। सबका समान नहीं था। ठीक है ना, और जो महलवारी में क्या था, महलवारी में क्या था, पूरे गांव से मतलब पूरे गांव को लेके चलते थे कि सारे एक एक पीजन से ना लेकर के क्या करते थे, वो पूरे गांव का एक कलेक्शन लेते थे। ठीक है ना, रेवेन्यू एक लेते थे और वो पूरे गांव का होता था और इस प्रकार से उनके रेवेन्यू तो बढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, इस सिस्टम ये था कि वो एक एक पीजन की जाकर के जमीन को चेक करते थे और उसके बाद तब वो क्या लगाते थे, रेवेन्यू को फिक्स करते थे। Since there was a no tradition of the जमींदारी सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे जमींदारी सिस्टम किसी प्रकार के परंपरागत नहीं थे। तो डायरेक्ट किससे बात करते थे, रियो से बात करते थे, जो कल्टीवेटर्स होते थे उनसे बात करते थे। ठीक है, उसके बाद इसके सर्वे के लिए वो एक कलेक्टर को क्या करते थे, हायर करते थे और उसका यही काम होता था कि वो गाँव जाकर के एक एक व्यक्ति की जमीन को चेक करे कि किसके पास कितनी ज़मीन है, कितनी फर्टाइल है, कितनी बैरन है। ठीक है ना, जिसकी जितनी ज़्यादा जमीन होती थी, जितनी ज़्यादा फर्टाइल होती थी, वो उससे उतना ज़्यादा क्या लेते थे, रेवेन्यू लेते थे। और उनसे सिस्टम में और क्या उन्होंने कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि ये फिक्स्ड जो रेवेन्यू है वो नहीं है। अगर आपकी ज़मीन और ज़्यादा डेवलप करेगी तो हम उससे ज़्यादा और आपसे रेवेन्यू लेंगे ना। मतलब ये कम भी हो सकती थी, ज़्यादा भी हो सकती थी। तो कम की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या रेवेन्यू उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या था, बढ़ाना ही था। ठीक है ना, तो इसमें कोई फिक्स नहीं था। मतलब इस वाली सेटलमेंट से उन्होंने सबक ले लिया था कि हम कोई भी चीज़ फिक्स नहीं करेंगे। इन फ्यूचर अगर आपका डेवलपमेंट होगा तो हमको भी रेवेन्यू बढ़ाना है और हमको भी रेवेन्यू लेना ही लेना है। अब देखिए, तीनों ही जो सिस्टम थे, तीनों ही सिस्टम इनके फेल होने वाले थे। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट थी, इन तीनों सिस्टम में पीजेंट खुश नहीं थे। उनकी जो मिजरेबल कंडीशन थी वो दिन पे दिन और बढ़ती और भी ज़्यादा मिजरेबल होती चली जा रही थी। उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, ना ही लैंड फर्टाइल हो रही थी। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि इसमें सीधे सीधे होल्ड पीजेंट का तो होता नहीं था। क्या करते थे, जो इसमें इन्होंने क्या करते थे, जमींदारी सिस्टम था, जमींदार ले लेते थे सारा फायदा। इसमें क्या था, इसमें जो है जो गांव के हेड होते थे उनको दे दिया था। लेकिन ये वाली जो सिस्टम आया तो इसमें ये पूरी तरीके से फ्री होल्ड था कि मतलब सारा जो है पूरा डिपार्टमेंट किसके ऊपर था, जो कंपनी के कलेक्टर था वो देखता था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो इनके तीनों जो सिस्टम थे वो पूरी तरीके से फेल हो गए। दस नन ऑफ द थ्री मेजर रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज विदाउट फ्लॉ। ठीक है ना, बिना खामियों के इनके तीनों जो सिस्टम थे वो तीनों बिना खामियों के, नहीं कुछ न कुछ कमियां तीनों ही सिस्टम में थी। ठीक है, और जो भी किसी प्रकार की इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, जो पीजेंट थे उनका कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रहा था, ना तो जमीन में हो पा रहा था, ना उनके रहन सहन में हो पा रहा था। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चले गए थे। अब इन्होंने अपना रुख किया कि अब हम फसल उगवाते हैं। ठीक है ना, अब हम ऐसे ऐसी फसल उगाएंगे जहाँ जिसका यूरोप में बहुत ज़्यादा मार्केट है। ठीक है ना, जिसकी बहुत ज़्यादा वहाँ पर डिमांड है। तो उन्होंने कौन सी क्रॉप्स जो है उगानी शुरू की। सबसे पहले तो उन्होंने कैश क्रॉप उगाई। ठीक है ना, कैश क्रॉप में जैसे कि आपकी कौन सी क्रॉप थी, ओपियम एंड द इंडिगो। ओपियम मतलब एक नशीला पदार्थ होता था, ठीक है ना, जैसे अफीम वगैरह। और दूसरा क्या था, इंडिगो। इंडिगो जिसको हम नील के नाम से भी भारत में जानते हैं, उसको वहाँ पे इंडिगो बोला जाता था। ठीक है ना, तो इसकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा इन्होंने और क्या उगाया, इसके अलावा इन्होंने कैश क्रॉप को की फसल करवाई, जैसे कि जूट है, शुगर केन है, बीट है, ठीक है ना, टी है, कॉटन है और राइस। अब इन्होंने सारी फसलों को उगाया। क्यों? क्योंकि यूरोप में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर
फिर उन्होंने उगवाया ग्रोइंग इंडिगो फॉर द यूरोप। यूरोप में नील की सबसे ज़्यादा खपत थी, तो अब इन्होंने क्या सोचा कि अब हमको इंडिगो को भी क्या करनी चाहिए, इसकी भी क्रॉप कर उगानी चाहिए। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा पीजन के ऊपर क्या प्रेशर डाला कि अब आपको अपने खेतों में क्या करना है, इंडिगो की खेती करनी है। ठीक है, तो लेट अस रीड हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सपेंडेड द कल्टीवेशन ऑफ द इंडिगो इन इंडिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में इंडिगो को उगाना शुरू किया, कैसे उन्होंने प्रोड्यूस करवाया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया, द 13th century when the East India Company was still not the form, Indian indigo was exported to the Italy, France and Britain for the dyeing cloth। देखिए ये जो इंडिगो था क्या, ये एक प्रकार का नीला पाउडर था जिसका प्रयोग जो यूरोप में किस लिए किया जाता था, जो कॉटन होता था उसको कलर करने के लिए, डाई करने के लिए किया जाता था। ठीक है, वो विदेशों में भी क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, नील को एक्सपोर्ट करते थे। वहाँ पे वो किस काम आता था, वो कपड़ों को डाई करने के काम में आता था। ठीक है ना, लेकिन वहाँ पर भी कपड़ों को डाई करने के लिए एक उसका प्रयोग होता था, वो क्या कहलाता था, बोर्ड कहलाता था। उसका जो प्लांट होता था उसके द्वारा जब जो उससे निकलता था नीला पाउडर, वो कैसा होता था, वो होता था बहुत ही पेल और बहुत ही लाइट होता था। ठीक है ना, बहुत ही लाइट होता था, उसमें ब्राइटनेस नहीं होती थी। तो जो वहाँ के जो डायर्स होते थे, क्लॉथ डायर्स होते थे, तो उनको लगता था कि ये जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा चमक नहीं रहा है, उसमें जो ब्राइटनेस नहीं आ रही है और जो कलर किया गया बहुत ही हल्का है, फीका है। तो इसकी वजह से वहाँ पर डिमांड किस चीज़ की थी, ज़्यादा इंडिगो की थी। लेकिन जो बोर्ड का प्रोड्यूस कर रहे थे, जो प्रोड्यूसर थे, उनको इस बात का खतरा हो गया था कि अगर भारत से ये आने लग गया, ठीक है ना, इंडिगो अगर आने लग गया तो हमारा जो बिजनेस है वो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से क्या कहा, उस पर बैन लगवा दिया कि इंडिया से इंडिगो जो है वो नहीं आएगा। लेकिन जब ब्रिटेन में फैक्ट्रियाँ स्टार्ट हो तो वहाँ के जो क्लॉथ डायर्स थे उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की थी, इंडिगो की ही थी। ठीक है ना, पहले ये कहाँ से लेते थे, ये लेते थे वेस्ट इंडिया से लेते थे, और कहाँ से लेते थे, अमेरिका से लेते थे। लेकिन जब वॉर चल रहा था तो इन्होंने क्या काम किया, अमेरिका लोगों ने इन लोगों को देना बंद, इंडिगो जो है वो देना बंद कर दिया। तो अब इनकी निगाह अब ये सर्च करने लगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो कहाँ मिलेगा। तब उन्होंने अपना रुख कहाँ किया, भारत की तरफ किया, और वहाँ आकर के इन्होंने इंडिगो की खेती करनी शुरू की। ठीक है ना, लेकिन जो इंडिगो की खेती होती थी सबसे बड़ी उसकी खराबी क्या थी कि फर्टिलिटी खत्म हो जाती थी। क्यों, क्योंकि जो इंडिगो के जो प्लांट्स होते थे उनकी जो रूट्स होती थी वो जो जमीन की फर्टिलिटी थी वो उसको खत्म कर देते थे। तो उसके बाद वहाँ पर किसी और प्रकार की जो क्रॉप होती थी वो नहीं उगती थी। ठीक है ना, तो अब देखिए सिस्टम फॉर द इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया। अब इंडिया में किस प्रकार का कल्टीवेशन होता था, अब आप देखिए, एक तो निज होता था और दूसरा होता था रियोथिक। तो निज क्या होता था, देखिए निज वो होता था जहाँ पर जो प्लांटर्स होते थे, प्लांटर देखिए यहाँ के नहीं होते थे, वो बाहर से ही आते थे, विदेश से ही आते थे। वो क्या काम करते थे, यहाँ आते थे और जो लैंड जिनके पास ज़्यादा लैंड होती थी वो उनसे या तो रेंट पे लेते थे, नहीं तो क्या करते थे, खरीद लेते थे। और उसके बाद फिर वो लेकिन उनको क्या हो रहा, और फिर वो भी देखते थे कि जो जमीन होनी चाहिए वो फर्टाइल भी होनी चाहिए साथ में, और कहाँ होनी चाहिए, जो फैक्ट्रियाँ होती थी उसके पास भी होनी चाहिए। मतलब कई वो ऐसे उनके बहुत ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो इस व्यवस्था में फेल हो रहे थे। क्यों, क्योंकि जब उनकी कल्टीवेशन होती थी और जब वो कटने का समय आता था तो उनको क्या नहीं मिलता था, देखिए उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसमें आ रही थी, फर्टिलिटी। पहले तो एरिया नहीं मिल रहा था, तो देखिए फर्टिलिटी एरिया जहाँ होता है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन तो वहीं पर होगी ना जहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिलेगी। तो फर्टाइल उनको एरिया मिलने में जो दिक्कत हो रही थी। दूसरी दिक्कत किस चीज़ की हो रही थी कि अब अगर फर्टाइल नहीं होगी तो वहाँ पर ग्रोइंग नहीं हो पाएगी इंडिगो की। अब अगर उनको जगह मिल भी जाती थी तो उनको लेबर नहीं मिलते थे। क्यों, क्योंकि जिस वक्त जब उसकी कटाई होती थी उसी वक्त चावल की भी खेती हो रही होती थी, तो उसके लिए भी मजदूर वहाँ पर इंगेज रहते थे। तो क्या होता था, इनको मजदूर भी नहीं मिल पा रहे थे। तो कुल मिलाकर के इस सिस्टम में वो पूरी तरीके से फेल होते नजर आ रहे थे कि और उनको फायदा भी नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने क्या, और दूसरी किस सिस्टम से उगा रहे थे, दूसरी थी उनकी दूसरी सिस्टम उनका था रियोती। ठीक है ना, रियोती सिस्टम था। रियोती सिस्टम में क्या होता था, इसमें पूरी तरीके से क्या काम करते थे,
जो पीसेंट हुआ करते थे, जो रियोज होते थे, लेकिन जो कल्टीवेटर्स होते थे उनसे एक वो करा लेते थे, साइन करा लेते थे, कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे और कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उनको कुछ पैसा दे देते थे। तो जो वहाँ के रियोज थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे, ठीक है ना। उनको बहुत खुशी लोन टाइप का दे देते थे कि आप पैसा के दीजिए और अपना खेती करना शुरू कीजिए। देखिए बीज भी वो अपना ही देते थे, ठीक है ना, सारा सामान वो अपना देते थे। और ज़मीन किसकी होती थी? ज़मीन होती थी रियोज की, ठीक है ना, जो कल्टीवेटर्स होते उनकी होती थी। और उनका ये भी कहना क्या था इस सिस्टम में, रियोती में, कि आप फर्टाइल जो उनकी जो फर्टाइल ज़मीन है वो उसी पे खेती करें, ठीक है ना। तो शुरुआती दौर में तो ये समझ नहीं पाए रियोज जो थे, वो समझ ही नहीं पाए। उनको तो पैसा दिखाई दे रहा था कि नहीं चलो ठीक है, हमको पैसा भी दे रहे हैं खेती करने के लिए, और जब खेती हो जाएगी, जब कटेगी उसके बाद भी हमको पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें उन्होंने क्या चाल चली, इन्होंने क्या काम किया कि उनकी फर्टाइल ज़मीन पर अपनी खेती उगाते थे, ठीक है ना, 25% पूरे उसमें, और उसके बाद जो है उनको देते भी नहीं थे। जब कट करके जब फसल कट जाती थी उसके बाद उनको वो इतना ज़्यादा लोन उसके ऊपर लगा दिया जाता था कि ये उनका एक सिस्टम ये भी था कि भाई जब हमारी फसल कट जाएगी तो आप मेरा लोन वापस कर दीजिए, उसके बाद जो आपको फ़ायदा बनता है हम आपको दे देंगे। लेकिन चूंकि लोन इतना ज़्यादा होता था कि वो वापस ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि कटने के बाद उसको वो कुछ देते नहीं थे, केवल कितना देते थे, शुरुआती दौर में जो दे दिया वो दे दिया, उसके बाद उनको कुछ भी नहीं देते थे, ठीक है ना। इसकी वजह से जो लोग थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे कि भाई पैसा भी नहीं मिल रहा है, इनका लोन भी नहीं उतर पा रहा है। उसके बाद फिर उनको दूसरा अपनी उसी खेती मतलब उनके खेतों पर फिर से नील की खेती करने के लिए फिर से उनको लोन दे देते थे। इस प्रकार से ये साइकिल चलती रहती थी और वो जो लोन था वो रियोज वापस नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उनको अपनी फर्टाइल जमीन पर बार बार उसी की खेती करनी पड़ती थी। और जब ये खेती करते थे तो भाई नील की खेती से फ़ायदा तो उनको हो रहा था, ठीक है ना, जो प्लांटर होते थे उनको होता था, लेकिन नुकसान इनका हो रहा था। भाई प्लांटर को आपने दे दिया, अभी नील खाने की चीज़ तो है नहीं कि आप उसको खाएंगे, ठीक है ना। अब चावल उसमें हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ की फर्टिलिटी खत्म हो गई और कोई खेती उसमें होती नहीं थी। इस प्रकार से जो रियोज थे इतने ज़्यादा परेशान हो गए, ज़्यादा पसट हो गए थे कि अब उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम मतलब इस खेती को करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। जब उन्होंने खेती करने से मना कर दिया तो द ब्लू रिबेलियन इन मार्च 1849, ये जो ब्लू रिबेलियन था, इसको ब्लू रिबेलियन क्यों कहा गया? क्योंकि ये किसके विद्रोह में हुआ था? नील के विद्रोह में, ठीक है ना। जो पाउडर था वो कैसा था? नीला था। अब वो उसको उगाना नहीं चाह रहे थे, ठीक है ना, तो इसीलिए ये कौन सा विद्रोह कहलाया? ब्लू रिबेलियन के नाम से जाना गया। कब हुआ था ये? इन मार्च 1849 में स्टार्ट हो गया था। अब इन्होंने किया क्या था? इन्होंने साफ कह दिया था कि अब हम इसमें खेती नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो खेत थे पूरी तरीके से क्या हो गए थे? बंजर हो गए थे, उसमें किसी प्रकार की कोई भी खेती नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से भुखमरी उनकी शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि चावल वगैरह गेहूँ की चावल की वो खेती नहीं कर पा रहे थे, तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। परेशान होने की वजह से उन्होंने विद्रोह तो शुरू कर दिया। उसके बाद जब जो कंपनी के आदमी होते थे, जिनको हम किसके नाम से भी जानते थे, जिनको हम जानते थे गुमास्ता के नाम से जानते थे। गुमास्ता कौन होते थे? ये कंपनी के जो प्लांटर के आदमी हुआ करते थे, इनका क्या काम हुआ करता था? रेंट लेकर के आना थे। जो जिन कल्टीवेटरों को वो ज़मीन देते थे रेंट पर कि आप उस पर अपनी खेती कीजिए, उसके बाद हमको सब ला करके दीजिए, तो वो जो जिम्मेदार थे उनके पास जाते थे रेंट लेने के लिए। तो जब वो उनके पास अपना पैसा लेने के लिए गए खेती के लिए, जो उन्होंने खेती की थी उसका जब रेंट लेने के लिए गए, तो सारे गाँव वालों ने क्या किया? मिल करके उनको मारना शुरू कर दिया और उनको वहाँ से भगा दिया। उसी तरीके से लठैत भी वो रखते थे। लठैत का मतलब होता है जो लाठी लेकर के चलते थे, ठीक है ना। तो जब वो लेने के लिए गए, रेंट लेने के लिए गए, तो उन्होंने उनको भी मार के भगा दिया। इस प्रकार से जो रिवॉल्ट था वो धीरे धीरे, जो रिबेलियन था, उपद्रव जो था, वो धीरे धीरे क्या होने लगा? वो धीरे धीरे एक रिवॉल्ट में, क्रांति में क्या हो गया था? बदल गया था, ठीक है। इसकी वजह से जो ब्रिटिशर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो उन्होंने क्या किया? इन 1857 हैड वरीड द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, और उन्होंने क्या किया था? इस सिचुएशन को संभालने के लिए उन्होंने कुछ सोचा कि इस सिचुएशन को अगर नहीं संभालेंगे तो यहाँ पर तो क्रांति प्रकार से शुरू हो जाएगी। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए क्या किया था? उन्होंने मजिस्ट्रेट और 12 साल के मजिस्ट्रेट को भेजा था। कहाँ भेजा था? जहाँ पे इंडिगो की खेती हो रही थी वहाँ पर भेजा। और उन्होंने क्या किया था? एक असेंबली बनाई थी जहाँ पर सिर्फ यही सी विषय में बात होगी कि आखिर उन लोगों की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, किस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, किसको?
रियोज को किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है नील उगाने के लिए। और फिर उन्होंने क्या किया, जो 12 साल के जो मजिस्ट्रेट थे उनका क्या नाम था, एस्ले ईडन, ठीक है ना। वो वहाँ पर गए और उन्होंने वहाँ की सिचुएशन को संभालने के बाद उन्होंने क्या कहा कि देखिए ऐसा है कि अब आप लोग मतलब इनके ऊपर कोई भी जो प्लांटर्स थे उनसे ये कहा गया कि आप इनको किसी प्रकार से फोर्स नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर नील, आपको अपने खेतों में नील उगाना ही उगाना है, ठीक है ना। और जो रियोज से उनसे कहा कि अब तक जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया आप इनको नील की उतनी खेती करके आप इनको दे दीजिए, उसके बाद आप फ्री हैं कि आप अपने खेतों पर नील की खेती करें या ना करें, इसके लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से फ्री है। इसी के लिए उन्होंने क्या बनाया था, उन्होंने एक असेंबली बनाई थी इसी के लिए, और वहाँ पर ये सारी चीज़ों को, सारे मामलों को क्या किया गया, सॉर्ट आउट किया गया। और फिर वहाँ बंगाल में धीरे धीरे नील की जो खेती थी वो पूरी तरीके से बैन हो गई। अभी खेती कहाँ शुरू होने लगी, बिहार में, ठीक है ना। देखिए जो बिहार में भी वही स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जो स्थिति बंगाल में थी वही स्थिति कहाँ शुरू हो गई थी, बिहार में भी शुरू हो गई थी। तो जो बिहार के वजह से उन्होंने क्या काम किया, वो भी किसके पास गए, गांधी जी के पास गए, और उन्होंने कहा कि आप आइए और आकर के यहाँ विजिट कीजिए और देखिए कि यहाँ के लोगों की क्या स्थिति है, ठीक है ना। वो बिहार में एक गाँव है चंपारण, ठीक है ना। वहाँ पर जब वो गए, वहाँ की स्थिति को देखा, तो वहाँ पर गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट्स को स्टार्ट किया, जिसको जो बाद में किसके नाम से जाना गया, चंपारण मूवमेंट के नाम से जाना गया। और यहाँ जो कि मूवमेंट किसके खिलाफ था, ये भी इंडिगो के ही खिलाफ था, ठीक है ना। तो आज से आप ये चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू